आपकी आवाज इको हो रही, डबल हो रही है। क्यों क्यों हो रही है? मैं एक बार निकल के फिर आपने रुका। दो बार उसको पहले तो क्लिक कर पूरी लिया। आप पहले बाहर होके फिर से ज्वाइन हुई। मैं बाहर हो जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि सब लोग बाहर हो जाएं। आवाज आ रही है अच्छी, लेकिन इको हो रही है, पता नहीं। नहीं तो दिनेश जी और रंजना जी दोनों उपस्थित है सदन में। आज की हमारे चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित करें। रंजना जी जुड़ गई है ना? जी रंजना जी जुड़ तो गई। चलिए मैं फिर से जुड़ता हूँ। कौन? एक मिनट। जी, आदरणीय, आज के हमारे मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं। तो मैं एक मिनट, प्रोग्राम के वजह से। हाँ जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय पद्मश्री सम्मानित श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, गांव तिलकुलात्री, जिला राजस्थान से है। और पहले भी श्याम सुंदर पालीवाल जी ने हमारे इस योगाहार मंच पर आदर्श गांव की स्थापना पर विशेष वार्ता की थी और मार्गदर्शन भी दिया था। तो आज भी आदरणीय श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी उपस्थित है और इस योगाहार मंच पर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आ गए हैं। तो मैं उनका इस योगाहार मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ। वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का आरंभ करिए। जी आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी, स्वागत है। नमस्कार, आप सबको सादर प्रणाम। योगाहार मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, आज दूसरी बार आमंत्रित किया है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छे लोगों से जुड़कर अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है और हम सीख कर हमारे गाँवों में जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज आपने मुझे आमंत्रित किया है। वैसे तो मेरे बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से समग्र ग्रामीण विकास को लेकर काम किया जा सकता है और सरपंच क्या कर सकता है। अगर गांव का मुखिया, गांव का सरपंच, गांव का प्रधान ईमानदार हो, समझदार हो, परिपक्व हो, अपने गांव को अपना तीर्थ मानता हो, तो फिर गांव कितने सुंदर बन सकते हैं, गांव कैसे हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण हमारे गांव पिपलांत्री से पूरे विश्व में गया है। मैं लगभग पिछले 23 वर्षों से बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर ग्रामीण पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, इस पर काम कर रहा हूँ। आपने सबने सुना होगा, एक ऐसा गांव है जहाँ पर बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है और पेड़ लगाए जाते हैं। मैं उसी गांव का हूँ और ये मेरी बेटी की स्मृति में मैंने शुरू किया था 2005-06 में। इस गांव के बारे में मैं आप बता दूं कि इस गांव में किसी भी व्यक्ति ने अपने जेब से कोई पैसा नहीं लगाया है, किसी भी व्यक्ति ने कोई श्रमदान नहीं किया है। यह गांव सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरसब्ज हुआ है। जहां पानी 900 फीट था, 800 फीट था या इससे ज़्यादा गहरा था या सूख चुका था, वहां पर आज पानी, वाटर लेवल बहुत ऊपर आया है। कई बार तो ज़मीनी स्तर पर भी रहता है, कई 20 फीट, 40 फीट, 50 फीट इस तरह भी होता है। जहाँ पेड़ नहीं थे वहां पर आज लगभग 4 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं। किसानों के खेतों में रास्ते नहीं थे, रास्ते में पुराने समय में बैलों से खेती होती थी, ट्रैक्टर नहीं जा पाते थे। समय बदला, ट्रैक्टरों के बिना खेती नहीं होती है। हर किसान के खेत तक ट्रैक्टर पहुंचे, हर किसान के कुएं में पानी हो, हर किसान को गांव में ही पंचायत से एक नर्सरी बनाकर गांव के लोगों को उसकी ट्रेनिंग देकर पौधे उपलब्ध करवाना, और अब एपीओ बनाकर किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनको काम पर लगाना, आज की टेक्नोलॉजी से खेती करना, ये सिखाने का काम कर रहे हैं। हमने 2005 में स्वच्छता में काम किया,
इस गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। यहाँ पर हर घर में 24 घंटे बिजली आती है। हर घर के बाहर छोटे छोटे डाणियाँ हैं, छोटे छोटे मजरे हैं। हर गांव में 8वीं तक स्कूल है। हर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है। 2005-6 से ही इस गांव में हर घर में नल से पानी आता है और अब इसको जल जीवन मिशन से जोड़कर हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। और हर व्यक्ति के, हर गरीब कमजोर व्यक्ति के हाथ में रोजगार है, चाहे वो मनरेगा से हो, वाटर सेट से हो या सरकार की विभिन्न योजनाओं में जो काम चल रहे हैं उससे रोजगार उसको मिल रहा है। तो वहाँ का पक्षी आत्मनिर्भर हुआ है, वहाँ की जमीनें आत्मनिर्भर हुई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हम लोगों ने एलोवेरा लगाया है, जो लाखों की संख्या में है। आप जानते हैं सब एलोवेरा के बारे में, मेरे से ज़्यादा बहुत आप ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 25,000 के आसपास आंवले लगाए हैं। तो आंवले भी बड़ी संख्या में आंवले फल देने लगे हैं। बांस लगाया है बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 50,000 के करीब बांस है। तो बांस भी अब लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ गया है। तो लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार कैसे मिले, जमीन केमिकल से मुक्त हो, प्राकृतिक खेती हो जिसमें बिल्कुल भी कोई केमिकल नहीं हो, इस तरह की खेती किसानों को सिखा रहे हैं। और इस तरह की 50 साल पहले जो खेती होती थी उसी पद्धति पर हमें वापस आना पड़ेगा। ये बाजार से जो गेहूं आ रहा है, बाजार से सब्जियां आ रही है और गांव में 2 रुपये किलो में लोगों को दिया जा रहा है अनाज, ये सबसे ज़्यादा जहरीला है। ये पंजाब, हरियाणा या सीमावर्ती जिलों से आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जो व्यक्ति 10 साल से इस तरह के केमिकल युक्त अनाज खा रहा है उसके घर में कैंसर दस्तक दे चुका है। तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना अनाज हमें चाहिए उतना अनाज आप खुद पैदा कीजिए, जितनी सब्जी हमें चाहिए उतनी सब्जी खुद खेतों में तैयार हो सकती है, अपने किचन गार्डन में, घरों के बाड़ों में भी तैयार हो सकती है। इस तरह से हम लोगों को सिखा रहे हैं। हर घर में अच्छी नस्ल की गाय हो, दूध घर में हो, सब्जियां घर में हो, अनाज घर में हो, पानी जितना चाहिए उतना पानी हम लोग बचा लें सरकार की विभिन्न योजनाओं के से, और जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतने पेड़ हम लगा दें। हमारे गांव का एक भी व्यक्ति ये बड़े गर्व से कह सकता है कि मैं जितना ऑक्सीजन लेता हूँ उतना पेड़ हमारे परिवार के लोगों के नाम पर लगे हुए हैं। जितना पानी हम पीते हैं उतना पानी हम लोगों ने रोका है। तो प्रकृति के लिए जीने वाले गांव का नाम है पिपलांत्री। और ये सब सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, गांव के सरपंच की समझदारी की वजह से ये काम हुआ है। वर्तमान में मेरे श्रीमती जी यहाँ पर सरपंच हैं और उनकी देखरेख में काम आगे बढ़ रहा है। मैं पूरे देश में घूमकर सरपंचों को प्रेरित करने का काम करता हूँ। सरकार ने हमारे गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है जिसमें एक्सीएन रैंक के अधिकारी लगा दिए हैं और वहाँ पर सभी तरह की ट्रेनिंग होती है। विषय विशेषज्ञ आते हैं और पूरे देश के सरपंच वहाँ पर आकर अब कैसे ग्रामीण विकास पर काम किया जा सकता है, समग्र ग्रामीण विकास। एक विषय नहीं हो सकता है ग्रामीण विकास का। जहाँ बिजली चाहिए बिजली की जरूरत होगी, पानी चाहिए पानी की आवश्यकता है, रोड चाहिए तो रोडें बनवानी पड़ेगी। जहाँ पर पर्यावरण शुद्धि का काम है, जल संरक्षण का काम है, शिक्षा का काम है, चिकित्सा का है, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को रोजगार मिले और उससे उसको वो लाभान्वित हो। ये एक बड़ा उदाहरण पिपलांत्री में पिछले वर्षों में पेश हुआ है और अब इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम लोगों ने बेटी पानी पेड़, बेटी बचेगी तो हम सब बचेंगे, पानी बचेगा तो सृष्टि बचेगी, पेड़ लगेंगे तो महामारियों से मुक्ति मिलेगी। और गोचर भूमि, गांव के लिए जो आरक्षित भूमि है गोचर, उस पर एक बड़ा माफिया, चाहे वो खनन माफिया हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो या गांव का बहुत प्रभावशाली व्यक्ति उस पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करके बैठा है, उस सरकारी जमीनों को भी अतिक्रमण मुक्त करवाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं से उसमें बड़ी संख्या में नीम, शीशम, बरगद, पीपल, आम, जामुन, कटहल, ये कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष, इस तरह के पौधे लगाकर हम लोग गांव की जमीनों को बचाएं, गांव के वन्य जीवों को वहां आहार मिले, गांव उस गोचर भूमि में तालाब हो जिससे गांव के पशुपालकों को भी फायदा हो और वन्य जीवों को भी पीने का पानी मिले। और आने वाले समय में गांव का चरवाह कृष्ण के रूप में उस पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाए, उसकी गायें कामधेनु के रूप में वहां पर चरे, वहां पर सब
तरह की व्यवस्था उसको मिले, पानी मिले, छाया मिले, खाने के लिए घास मिले और चरवाहा को ऊपर से पेड़ों से गिरते हुए फल खाने को मिले। इस तरह की एक कल्पना हम लोग कर रहे हैं और वो साकार हो रही है पिछले लंबे समय से काम करते। आपने ज़रूर उस गांव में आइए, देखिए और किस तरह से वहाँ से कुछ सीख कर और वहाँ के लोगों को कुछ सिखाकर इस काम को आगे बढ़ाकर पूरे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाएं। आपका बहुत लंबा अनुभव है, मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और आपके बारे में देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, क्योंकि स्वामी रामदेव जी और उनकी टीम ने ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आधारित रोजगार, चाहे वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से हो, गो आधारित हो, आयुर्वेद से आधारित हो, इस तरह के काम देकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा और बड़ा काम आगे बढ़ाने में स्वामी रामदेव जी का जो आशीर्वाद पूरे देश को मिला है। योग के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के बारे में स्वामी रामदेव जी ने जो अलग जगाई है, उसका फायदा निश्चित तौर पर पूरे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इसका फायदा मिल रहा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों से आज जुड़ा हूँ। इसका आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आपसे जोड़ा। बहुत सारी बातें हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आज गाँवों से निकलकर बहुत जिम्मेदार लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जबकि शहरों में जो गाँव में उनको मान सम्मान मिलता है वो शहरों में नहीं मिल पा रहा है। फिर भी आधुनिक सुविधाओं के जाल में फंसकर वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जबकि उनके अनुभव का, उनके पैसे का, उनके डिग्री का फायदा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का फायदा गांव के गरीब लोगों को मिलना चाहिए, जिससे हम लोग वंचित रह पा रहे हैं पूरे देश के गाँव के लोग। जब इसको कैसे हम ठीक कर सकें, गांव के लोगों को शहरों वाली सुविधाएं, शहरों से भी अच्छी सुविधाएं गाँव में मिले, सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य सरकारें हो। सरकारें निरंतर ग्रामीण विकास पर कोई कम ज़्यादा काम करती है, पर करती ज़रूर है। उसको हम उस गैप फिलिंग का काम जो सरकार की योजनाओं में कैसे गैप रहता है, उसको गैप को ठीक करके और गाँवों में भी शहरों से अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाए। गांव के कुओं में पानी हो, गांव के तालाबों में पानी हो, जिससे बच्चे वहाँ के माहौल को समझे। गांव में कोयल बोलने चाहिए, गांव में तीतर हो, गांव में मोर हो, गांव में वन्य जीव हो, वो सभी गांव में अच्छे वैरायटी के फल हो जो प्राकृतिक पेड़ों पर हो। आज कृषि करके तो एक व्यावसायिक रूप से करके तो पैसे कमा ही रहे लोग, पर गांव में बड़े जो 100 साल 200 साल ऐसे बड़े पुराने आम के पेड़ थे, जामुन के पेड़ थे, वो लुप्त हो गए। तो किस तरह से देसी पद्धति से भी हम वापस गांव की सरकारी जमीनों पर, किसान अपने खेत में अच्छी वैरायटी का आम पैदा कर रहा है और वो मार्केट में ले जा रहा है, उसका फायदा गांव के उसके परिवार को तो मिल ही रहा है, पर गांव के लोगों को या पक्षियों को नहीं मिल रहा। तो हम गांव में भी किस तरह से देसी आम, जामुन, शहतूत, इस तरह के फलदार पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें आप सब लोगों का बड़ा मार्गदर्शन है। इससे सीखकर राजस्थान की लगभग 160 ग्राम पंचायतें इससे भी आगे बढ़कर काम कर रही है। अभी अखबारों में आया था, उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं। हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरपंच सीसी सड़कें, सामुदायिक भवन या सीमेंट कंक्रीट के काम से बाहर निकलकर सरपंच समग्र ग्रामीण विकास पर काम करे। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी पीठ थपथपाई है, 4 बार बुलाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी हमारे गांव में आई थी, और कई राज्यों के मंत्रीगण, IAS अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार आती है, हम मुझे भी बुलाती है और विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें सिखाने को मिलती है। इस तरह का काम हम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बृहता जी, आपने आज इस दैनिक उभार कार्यक्रम में पुनः हम सबको मार्गदर्शन दिया है। यहाँ हमारे आदर्श ग्राम बनाने में जो हमारी बहनें और भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आपका कुशल मार्गदर्शन उसमें प्राप्त हुआ है। और मैं चाहूँगा कि बहनों के और भाइयों के हमारे कई सवाल होंगे, निश्चित है,
और मैं आदरणीय डॉक्टर FC अमूल्य जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी से अपनी संवाद करने का कष्ट करें। आप म्यूट हैं, अनम्यूट होकर के आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं आदरणीय हमारे बालाघाट में अभी जो हमारा प्रवास हुआ था, वहाँ हमने चंदना गांव जाकर के आदरणीय कल्पना खोडले जी के साथ और कई गांव में जाकर के जो वहाँ देखा, तो मैं हमारी कल्पना बहन जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आदर्श ग्राम कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आज विशेष कार्यक्रम रखा गया है माननीय जी का, तो आप उनसे संवाद कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर लें जी। सदन को प्रणाम, कोटि से प्रणाम। जी प्रणाम। भाई साहब, आप जो बता रहे थे कि मैं थोड़ा लेट जुड़ पाई, तो कोई बात नहीं। ट्रेनिंग ये कहाँ पे ले सकते हैं, मतलब कहाँ पे आप का ट्रेनिंग सेंटर है, और हम लोग बालाघाट के कुछ लोग आना चाहेंगे वहाँ पे, तो हमारा क्या रहेगा आने जाने का, कैसा क्या है वहाँ पे, बताइए कितने दिन का? देखिए, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, जिसमें आपके आसपास के लोग भी मेरे यहाँ आए हैं, आते रहते हैं। ये रिलायंस फाउंडेशन और इस तरह के लोग संस्थाएं लेकर आती है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। और मैं भी उनके बारे में कहूँगा, आप मेरे नंबर ले लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका संपर्क करवा दूंगा। बाकी विशेष ये है कि आदर्श गांव कोई बहुत अच्छी सड़कें, बहुत अच्छे बिल्डिंग बनाने से नहीं होंगे। आदर्श गांव तो गांव के नागरिकों को आदर्श बनना पड़ेगा। जिस गांव के नागरिक आदर्श हैं, गांव के प्रति समर्पित हैं, वो गांव आदर्श होंगे। जो मुझे प्रधानमंत्री जी ने पूछा था ये सवाल कि आदर्श गांव को कैसे आगे बढ़ाएं, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आदर्श गांव तो गांव के नागरिक आदर्श बनेंगे तो आदर्श बन जाएंगे। बोर्ड लगाने से और पैसा खर्च करने से गांव के नागरिक आदर्श नहीं बनेंगे। पैसा तो बाद की बात है, पहले लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हम क्या हैं, हमारा इस सृष्टि पर आना, हमारा जन्म होना, ये सब क्यों हुआ है, हमारा क्या महत्व है, हम कितने साल तक अमर हो सकते हैं। इस तरह के काम करके और लोगों के मन में गांव के प्रति समर्पण की भावना पैदा करें। मेरे गांव में एक 35 साल पुराना विवाद था। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने गांव के तीन गांवों के रास्ते पर बाड़े पर मकान बना दिया। हमने खूब संघर्ष किया, मकान को तोड़ा 2 बार, फिर भी वो एक व्यक्ति प्रभावशाली था, कोर्ट से और हाई कोर्ट में लड़ते लड़ते अब की बार वहां के स्थानीय दानदाताओं को तैयार किया, उसके मकान को खरीदा, 3 मकानों को खरीद कर उस जमीनों को रास्ते पर सरेंडर किया। तो गांव के लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, मेरा गांव एक तीर्थ स्थान है, जहां पर आज भगवान राम की जन्मस्थली पर बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। पर उससे भी बड़ा तीर्थ स्थान आपका गांव है, जहां पर आपके माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ हो, आपके माता पिता ने पूरे जीवन वहां पर खून पसीना बहाया हो, वहां पर आपको जन्म दिया हो, आपके माता पिता को पूर्वज देवता के रूप में वहां स्थापित किया हो। इससे बड़ा तीर्थ स्थान इस पूरी सृष्टि पर नहीं हो सकता, और वो आपका गांव है। उस गांव को कैसे हम साफ सुथरा रखें, कैसे पानीदार रखें, गांव में कैसे भाईचारा हो, गांव में कैसे वन्य जीवों से प्रेम हो, लोगों का प्रकृति से प्रेम हो, स्कूलों को, आंगनवाड़ियों का गांव वाले। क्योंकि देखिए, ये एक इतना बड़ा विषय है कि जितना आप ज्यादा काम करोगे उतने ही कीड़े मकोड़े तैयार हो रहे हैं उस चीज को खाने के लिए। आप गांव में स्कूलों में जितने भी टीचर है वो प्राइवेट स्कूल खोलने में लगे हुए हैं, गांव में डॉक्टर लग गया, वो सबसे ज्यादा पैसे कमाने में लगा हुआ है। हमने सरकार की योजनाओं में मेड लगा दिया, वो फर्जी हाजिरियां भरने में लगा है। ये चीजें रोक कर लोगों को स्वार्थ की भावनाओं को त्याग कर गांव में कैसे वो व्यक्ति सबके लिए आदर्श बने, इस तरह के नागरिकों को तैयार करने की आवश्यकता है। आप आइए देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे गांव में भी असामाजिक तत्व नहीं है, वहां भी इस तरह के लोग मिलेंगे, पर उनकी संख्या घट गई है बहुत ज्यादा। उनकी संख्या लगभग 100 में से 20% या 15% रह गई है। तो आप लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, एक बड़ी तपस्या के रूप में इसको लेना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल या क्षणिक नहीं हो सकता है। आप हमारे गुरुजी को देखिए ना अपने, कि स्वामी रामदेव जी कितने लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, तब आज पतंजलि का नाम पूरे विश्व में हुआ और हमारी सबकी आस्था जगी है। तो इसको तपस्या के रूप में लेना पड़ेगा। एक छोटे से गांव में भी
एक तपस्वी पैदा करना पड़ेगा, उसको फिर गांव का सरपंच बनाना पड़ेगा, गांव का वार्ड पंच बनाना पड़ेगा, और वो नहीं बन पाता है तो भी हमें लगातार सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार से ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। सरकार अनलिमिटेड पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च करती है, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, यातायात, बिजली, सोलर, किसानों के लिए। अब किसानों के लिए बहुत सुविधा दे रही है, पर गांव में कृषि सुपरवाइजर इसका फायदा किसानों को नहीं दिला पाता, क्योंकि आजकल सब चीजें ऑनलाइन हो गई। किसानों का पैसा किसानों तक पहुंच रहा है, लाभार्थी का पैसा लाभार्थी तक पहुंच रहा है, लीकेज नहीं हो रहा है, इसलिए लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो हम गांव में बैठकर ई मित्र वाले के पास बैठकर सरकार की योजनाओं से किसानों को जोड़ें, स्वच्छता में क्या काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी करें, जल संरक्षण में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी करें, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा आ गई है, उसमें बहुत जितना डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा आ रहा है उतना ज्यादा लीकेज और भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया है। तो आदर्श नागरिक बनकर आप आगे आएंगे तो आपका गांव निश्चित तौर पर आदर्श बनेगा। मैं भी 25 साल पहले अन्ना हजारे साहब के गांव में गया था, वहां सीखा मैंने एक व्यक्ति देखो तपस्वी के रूप में काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और आज वहां से सीख कर बहुत सारी ग्राम पंचायतें भी काम कर रही है, आज आपसे भी सीख कर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो फिर इसी तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बहन जी आप आइए, बालाघाट दूर नहीं है, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा वहां, पर जब तक आप काम नहीं देखेंगे कि एक गांव का एक व्यक्ति, एक गांव का सरपंच, इससे बड़ा उदाहरण पूरे देश में, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, इससे बड़ा उदाहरण पूरे देश में और कोई नहीं हो सकता है कि एक गांव का सरपंच अपने गांव के लिए क्या कर सकता है, या देखने के लिए आपके प्लान 3 आई है। इस तरह के और लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कहाँ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ है, पंजाब में कहाँ पर है, हरियाणा में कहाँ पर है, ये मैं आपको लिस्ट दूंगा, बताऊंगा कि हाँ वहां भी जाकर देखिए कि लोग कैसे काम कर रहे हैं अपने अपने प्रयासों से। जी भाई साहब जरूर। ठीक है। आदरणीय हमारी कल्पना खोटले जी बहुत ही ऊर्जावान बहन है और ये लगातार प्रयास में रहती है, इनको मार्गदर्शन आज मिला और हमें लगता है कि निश्चित है कि अब हम बालाघाट जिले में और प्रगति होगी। और मैं आदरणीय बने सिंह आर जी आगर मालवा से बहन जी हैं। को बोलने नहीं दिया मैंने, जी बहन जी को मैंने बोलने नहीं दिया, मैं ही बोलता रहा, वो कुछ नहीं 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 आदरणीय जी ऐसा नहीं है। आपने जो है जो उनके मन में जो वो था वो आपने बता दिया, समाधान बस जाके देखेंगे बालाघाट के सभी भाई बहनें। और सबसे बड़ी बात है कि बहनें जो है बहुत आगे हैं और अभी दूसरी बहन से हम अभी अवगत कराएंगे आदरणीय भ्राता जी। इसके पहले अब बने सिंह जी ने हैंड रेज किया है तो मैं आगर मालवा चलता हूँ वहाँ से। बने सिंह जी एक क्रांतिकारी किसान हैं और वो लगातार किसानों के हित में कार्य करती रहती हैं। आएँ और अपना सवाल करें। अगर मान लो ना बनने का। प्रणाम वर्तमान के महाराणा प्रताप को नमन। अरे सर कहाँ पर वीरों की भूमि राजस्थान में ही तो वीर पैदा होते हैं ना, जो सारे दुनिया का इतिहास पलट कर रख देते हैं। बहुत जल्द ही हम आपको हमारे तहसील में बुलाने का इरादा चल रहा है हमारा। पूरी विधानसभा के सरपंच को एकत्रित करके विधायक साहब से ऐसी मंशा हुई हमारी वार्तालाप। अभी आगर मालवा से 2 दल मेरे यहाँ पर आकर गए हैं, आगर मालवा से आगर से दो दल आकर गए हैं, 2 बसें लेकर आए थे। उनका कुछ नाम पता एड्रेस है आपके पास अवेलेबल है क्या? हाँ मेरे पास है, आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे विधायक साहब से बात हुई तो बोले कि जब बहुत जल्दी आपका प्रोग्राम होने का सिलसिला हम बना रहे हैं अपने क्षेत्र में। जी 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 जी। इसके लिए मैं आपको प्रणाम चाहता हूँ आज इतनी वार्तालाप में, बस धन्यवाद। नहीं नहीं बिल्कुल हाजिर रहूंगा मैं, इस काम के प्रचार प्रसार के लिए अगर जी अवसर जी मिलेगा जी तो सभी जगह जाएंगे। जी 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 कल धन्यवाद। कल ही आदरणीय बने सिंह जी से बात हुई थी इस संबंध में आपके कि आपका मार्गदर्शन अगर गांव वालों को मिलेगा तो सभी गांव वाले नहीं पहुंच पाएंगे वहां, लेकिन आपको कष्ट दे करके आपका वहां साक्षात जो है जब हमारे ग्रामवासियों को क्षेत्रवासियों को होगा तो निश्चित है कि बदलाव आएगा। इसका बड़ा उदाहरण बने सिंह जी जी महाराष्ट्र में पेश हुआ है। बारामती के जी आसपास के जिले, अब देखिए जी तपस्वी किस तरह से काम करता है। शरद पवार के बड़े भाई अप्पा पवार जी जी लगभग 55 साल पहले इजरायली टेक्नोलॉजी टपक पद्धति महाराष्ट्र में लाए थे, और उस जी सूखे क्षेत्र में आज गन्ने की कितनी बड़ी खेती हो रही है, शुगर मिलें लग रही है। किसान अभी शरद पवार के बड़े भाई अप्पा पवार की बहू है सुनंदा जी पवार, जिनका एक बेटा करजत विधानसभा क्षेत्र से रोहित पवार विधायक है।
उनका देवर अजीत पवार वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, वो सुनिंदा पवार जी मेरे गांव में 40 सरपंचों को लेकर आई, 3 दिन वहां रही। जी जी और 3 दिन रहने के बाद वो लोग जो जिस तरह से चार्ज होकर गए हैं, वो जिस तरह से वो उत्साहित होकर गए, और फिर मुझे वहां बुलाया उन्होंने, और मैंने जाकर उनके कामों को देखा है कि उस बिल्कुल सूखी बंजर जमीनों में बड़े स्तर पर सरकार जी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर सी वहाँ के विधायक महोदय ने CSR से उनको जोड़ा है, और किसानों की वाटर पॉन्ड बनाना, 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ लीटर के बरसाती पानी को रोककर खेत तले वाटर पॉन्ड बनाकर ड्रिप से, सोलर से वहां पर अंजीर, अंगूर और ड्रैगन फ्रूट की खेती करके किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जी जी सरकार की योजनाओं से आप बड़ा लाभ लीजिए जी और फिर उसमें वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि को जोड़कर, वहां के कलेक्टर को जोड़कर CSR से किसानों का, कोई किसान कमजोर है तो उसकी क्या मदद कर सकते हैं हम, APO जी बनाकर क्या मदद कर सकते हैं। ये इस तरह के काम गाँव में आवश्यक है। सिर्फ जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं हो सिर्फ कि किसी मौत मरगत में जाए, शादी विवाह में जाए, लोगों से बैठ के बातें करे, इससे नहीं। गाँव में हमारी टीम जाए और किसानों की लिस्ट बनाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनको लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन करे। जी समय आ गया है कि हर गांव में दूध का भंडार हो, दूध की नदियां जिसको बहती कहते थे हमारे पूर्वज, वो दूध का भंडार गांव में मिले। हर घर में खुद की उगाई हुई जैविक प्राकृतिक सब्जियां हो, जैविक अनाज पैदा हो। मैं भी पढ़ रहा था 7,000 रुपये क्विंटल प्राकृतिक गेहूं, अरे 5,000 रुपये भी मिल जाए, आज 30 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है। 30 की जी जगह हम अगर 100 रुपये किलो भी बेच पाए तो किसान को उसका फायदा मिलेगा। गाय का जी घी जी महाराष्ट्र में 2,250 रुपये किलो बिक रहा है, देसी गाय का घी। क्या हम इस तरह से जी किसानों को ज्यादा आय देकर, किसानों की आउटगोइंग, किसानों का पैसा जो जा रहा है वो उसको जी रोक कर, गाँव में रोक कर किसानों को आत्मनिर्भर करने पर काम करना पड़ेगा। और इसमें पतंजलि का कोई मुकाबला नहीं है, आप लोगों का इसमें कोई मुकाबला जी नहीं। जी आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ कि मैं पतंजलि से कब जुड़ूं, कब मुझे मार्गदर्शन मिले। तो आप लोग बहुत वैसे ही परमात्मा ने ऊपर वाले ने योग सहयोग मिला दिया ना। मैं भी आपका नंबर जी कम से कम 6 महीने से ढूंढ रहा था पहले। जी 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 एक दिन पहले आपको सदन में मैंने बुलाया था, उस दिन 6 महीने पहले से नंबर ढूंढ रहा था। मैंने आइडिया लगाया, चलो रोज गूगल पे सर्च करता था आपका नाम से, तो पालीवाल वाणी इंदौर से आपका नंबर मिला मुझे। जी 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 मेरा मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा वो है। मैं बचपन वो में मध्य कहावत है ना एक, वो कहावत है ना एक, कि देश विकासशील नहीं होता मोटर कार विमानों से, देश विकासशील नहीं होता धन के बड़े खजानों से, देश विकासशील नहीं होता विश्व सुंदरी की शानों से, देश विकासशील होता है नौजवान चरित्रवान देश के नौजवानों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है बहुत ना। अच्छा। देश की आजादी का वो तलवारों की छाया में देश की आजादी चलती है, इतिहास उधर चलता था जिस ओर जवानी चलती है। तो देश के, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से 100 भाई बहन को, नौजवान युवाओं को, पढ़े लिखे को निकाल करके देश के विकास में लगाएंगे तो देश पूरा पर्यावरण से बचेगा, सब कुछ चीजों से बचेगा। आज देखिए अपन देश के अंदर शादियां होती है, अभी शादियों का सीजन चलता है, उस शादियों के सीजन में दूध और मावा कहाँ से आता है इतना? और जब वो शादियां बंद हो जाती तो फिर वो जाता कहाँ है? बहुत बड़ी सब समस्या पैदा हो रही है। सब जितने पशु नहीं है उससे सब तो कई गुना दूध पैदा हो रहा है जो, और ये दूध कैसे पैदा हो रहा है, कैसे जी जी दूध जी बन रहा है, आप और हम सब जानते हैं। सीटियों से मावा आ रहा है और सीटियों से दूध आ रहा है। वहां किसने भैंसे पाल रखी, किसने गाय पाल रखी सीटियों के अंदर? बड़े बड़े कारखाने खुले हुए केमिकल के, और सब गांव में आता है। जितने भी शादियों में मावा आ रहा, दूध आ रहा, सब सीटियों से आ रहा है अभी। ये स्थिति है। और शादियां बंद हो जाती तो फिर वो जाता कहाँ है? जी 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 देश के अंदर एक मौत का व्यापार सजा हुआ है, मारो और मरो, मरो खुद मरो और दूसरों को भी मारो, पैसा कमाने के लिए इस तरह की जो, पैसे कमाने के लिए। जी 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 तो हम चाहते हैं अपन के सारे देश में अपन प्रत्येक ग्राम पंचायत से कम 100 भाई बहनों को निकालने का एक संकल्प लें सब मिल करके, और उसी उद्देश्य को लेकर के कार्य करेंगे तो ये ब्रह्मांड बचेंगे, अपन बचेंगे, अपने पर्यावरण बचेगा, अपने नौनिहाल का भविष्य बचेगा। अन्यथा बहुत दुर्दशा होने वाली है देश के अंदर। देखो ना, अभी कोरोना फिर से आ गया है वापस, जी धूम दबा जी के चल रहा है आदरणीय कोरोना अपने क्षेत्र में।
आदरणीय बने सिंह जी, निश्चित जी है आपका वो उद्गार और आपका सुझाव महत्वपूर्ण है, परंतु सदन में अन्य हमारे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं आदरणीय माननीय जी से जी जी, सवाल धन्यवाद करने का, धन्यवाद। क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ, अधिक से अधिक हमारे भाई बहन अपनी शंका का समाधान और मार्गदर्शन पा सके। और आगर मालवा में तो माननीय जी का पदार्पण होना ही है, तो अपन संवाद करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ऐसी अमूल्य जी, तो सादर आमंत्रित है। मैं सीधे चलता हूँ चंदना गांव। चंदना गांव में अभी हमने जब प्रवास किया माननीय जी, तो वहाँ हमारी एक बहन, ऊर्जावान बहन, जिसको हम वीरांगना कहेंगे, एक जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से परिचय ये चांदनी गांव कौन से राज्य में जी और कौन आदरणीय आदरणीय जी, कौन सा जिला है, कौन सा स्टेट ये है? जिला जिला बालाघाट, तहसील परसवाड़ा, जी ग्राम चंदना। जी, वहाँ की हमारी बहन है प्रीता साकरे जी। मैं ठीक, चाहूँगा कि सीधा आपसे संवाद करें, और वो उनका एक अभियान है आदर्श ग्राम बनाने का। बहुत अच्छा। और तो मैं चाहूँगा कि बहन आएँ और हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करें। जी, आदरणीय मुनीलाल भाई जी और आदरणीय राहुल भाई साहब, बहुत अच्छा सुंदर आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ये बड़ी कठिन तपस्या है कि निश्चित रूप से संकल्प है, कहा जाता है गीत के माध्यम से, शपथ लेना तो सरल है, निभाना कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। तो निरंतर हमें साधना करना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आपसे अच्छा मार्गदर्शन मिले कि हम गाँव को आदर्श ग्राम बनाएं। आपका एक सुंदर विचार आया कि उस गाँव के व्यक्ति आदर्श होना चाहिए, उनके आचरण आदर्श होना चाहिए, और इस पर हम काम कर रहे हैं। परंतु और भी जो अन्य चीजें हैं, समस्याएं हैं समाज के अंदर, जो भाई साहब मुनीलाल भाई साहब ने कहा कि गांव में सुधार करना, जैसे आपने कहा कि आज निश्चित रूप से लोग पैसे कमाने की ओर ज्यादा हो रहे हैं। जो पुराने पेड़ हैं, जो पुरानी चहचहाट है पशु पक्षियों की, ये लुप्त होते जा रही हैं। तो इसको बचाने के लिए हम कैसे प्रयास करेंगे, इस पर आप थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। और आदर्श ग्राम की और भी क्या भूमिकाएं हम निभाने में अग्रणी अपनी भूमिका आगे करें, इस पर आप थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा जी। देखिए, डेवलपमेंट ये माना जा रहा है कि मैंने जो काम किया है या मेरे समय में जो काम हुआ है वही डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। हमारे गांव में पुरातन संपदाएं हैं, बहुत सारी बावड़ियां हैं, उनका रखरखाव कैसे हो, पुरानी इमारतें हो जो हमारे पूर्वजों ने कई सौ साल पहले बनाई है, उसका रखरखाव कैसे हो। गांव में कोई पुरानी महापुरुषों की छतरियां हैं, उनका रखरखाव हो। क्योंकि वो महापुरुष इसलिए थे कि उन्होंने महान काम किए, बड़े काम किए, उनका फायदा आज तक भी हम लोगों को मिल रहा है। गांव में विशाल वट वृक्ष कैसे हम लोग तैयार करें, गांवों को गांव कैसे बनाएं, गांव के लोगों का गांव के प्रति जुड़ाव कैसे हो, उसको लगना चाहिए कि नहीं ये हम सब लोगों के लिए फायदेमंद है। गांव में ये भावना अभी बहुत कम लोगों के मन में जगह पा रहे हैं हम लोग। हर व्यक्ति चाहता है, पशुपालन करने वाला व्यक्ति चाहता है कि बस मैं ये पेड़ मेरे पशुओं के काम आ जाए और लकड़ी में काट कर ले जाऊं। ये भावना लोगों के मन में हो रही है, उसको कैसे रोके। शिक्षा के प्रति गांव का कोई भी बच्चा, हमने देखो एक योजना शुरू की थी बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाने की। आज हमारे गांव की हर बेटी के नाम पर पेड़ है, हर बेटी के नाम पर प्रधानमंत्री जी की सुकन्या समृद्धि योजना में बैंक में खाता खुला है। और उसके जन्म होते ही, जन्म होने के 1 साल के अंदर अंदर हम लोग उसकी बेटी के नाम पर 31,000 रुपए की पैसा डाल देते हैं। फिर उसके परिवार को पाबंद करते हैं कि हर महीने तुमको कुछ ना कुछ डालना है, बेटी के जन्म पर पेड़ लगाना है। तो देखिए, बेटी को जन्म पर पेड़ लगाए, सरकारी जमीनों पर, सरकारी जमीनें पेड़दार हो रही है। जल संरक्षण के काम किए तो जमीनें पानीदार हो रही है। बेटी के जन्म पर पैसा डाला तो और हर महीने उसके माता पिता कुछ ना कुछ पैसा उसमें डाल रहे हैं। तो बेटी जब शादी लायक होगी या उसकी उच्च शिक्षा में जब मदद की जरूरत होगी, तो वो पैसा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा 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 पैसा उस बेटी के बालिग होने तक इतना हो जाएगा कि वो उच्च शिक्षा के लिए कहीं पर भी जा सकती है। तो बेटी आत्मनिर्भर हो, गांव के वन्य जीव आत्मनिर्भर हो, गांव की जमीनें सरकारी जमीनें और गांव की जमीनें कोमल सरकारी जमीनें जो हम सबके का अधिकार है, एक व्यक्ति के कब्जे में नहीं रहे हो।
चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, एक व्यक्ति के कब्जे में नहीं रहे, वो गांव के सब लोगों को उसका फायदा मिले, गांव के वन्य जीवों को भी उसका फायदा मिले। जैसे आबादी क्षेत्र है वैसे हमारे ऑक्सीजन के हब भी तैयार होने चाहिए जो गोचर के रूप में है। लोगों को सरकार की योजना और गांव के प्रति भाव विभोर करना पड़ेगा, चाहे भजन के माध्यम से करें, सत्संग के माध्यम से करें, प्रभात फेरी के माध्यम से करें, स्कूलों में बच्चों को किस तरह से हम इसके लिए प्रेरित करें, ये आपको स्थानीय स्तर पर रास्ते ढूंढने पड़ेंगे बहन जी। और मैंने आप लोगों का, बहनों का जो सहयोग मैंने अभी महाराष्ट्र में देखा है, बड़े बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, बड़े बड़े एफपीओ बनाकर, स्वयं सहायता, इतने स्वयं सहायता समूह महाराष्ट्र में, ये पूना, अहमदनगर और इनके आसपास बने हैं कि महिलाएं उस पर बड़े स्तर पर काम कर रही। मैंने तो अभी एक उदाहरण देखा था कि गाँव में खजूरों की टहनियाँ काट कर पंखे, हाथ पंखे, चटाई और झाड़ू बनाने वाली जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, वो पूरा परिवार उससे आधारित है, पर हमने उसको स्वयं सहायता समूह बनाकर सरकार की योजनाओं से उसको लाभ नहीं दिया। तो वो कर रहा है काम, पर हम कैसे उसको मदद करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करें। पशुपालन में कोई व्यक्ति अकेला काम कर रहा है, उसके घर में 10 भैंसे हैं, उसको पशुपालन योजनाओं से कैसे जोड़ें, ये सभी चीजें एक तपस्या के रूप में करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। अनट्रेंड व्यक्ति जो चाहे बाइक चलाता हो और वो अनट्रेंड है तो वो निश्चित तौर पर एक्सीडेंट होगा उसका, और अगर वो ट्रेंड है तो फिर सबको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो इसके लिए सीखना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है ग्रामीण विकास, क्या है। और बहनों से ज्यादा कोई ज्यादा समझ नहीं सकता। महिलाएं देवी के रूप में आप हैं और आप समझ सकती है कि महिलाओं की क्या समस्या, कचरे का निस्तारण कैसे हो, घर में पानी की नल कितने बजे आना चाहिए, मनरेगा में जाना है तो कितने बजे जाना है, खेतों में जाना है तो कितने बजे जाना है, किस तरह से काम करना है, पशुपालन का काम करना है, गोबर उठाना है, पशुओं को बाड़े में बांधना है, पशुओं का दूध निकालना है, पशुओं के दूध का कीमत क्या मिलनी चाहिए, ये सब चीजें महिलाओं से ज्यादा नहीं जानता। आदमी तो उलझा हुआ है इस कंप्यूटर में और इस भौतिक युग में पैसा कमाने की मशीन बन गया है। पर मातृशक्ति जिस दिन जागृत हो गई, जाग गई ना, उस दिन मैं मानता हूँ कि गांवों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन मातृशक्ति जागेगी, हम सब महामारियों से मुक्ति भी पा जाएंगे। ये उदाहरण है मेरे गांव की 90% महिलाओं ने ये जल संरक्षण और वृक्षारोपण का काम किया है। चाहे स्वच्छता की बात हो, महिलाएं बाहर निकलती है, जल संरक्षण का काम हो तो 90% महिलाएं काम करती है, क्योंकि आदमी तो दूसरे काम करता है, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रहता है। महिलाएं ही आगे आती है और आप महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप बनाकर, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, फर्क नहीं पड़ता है। रिकॉर्डेड होगा तो सरकार की योजनाओं से फायदा मिलेगा, अनरिकॉर्डेड होगा तो कम से कम एकता तो होगी। इस तरह के ग्रुप बनाकर भी आप गाँव को स्वच्छ, साफ सुथरा और गांव को श्रेष्ठ बनाने में काम कर सकती है। जी, ये सब इसमें सब व्यवस्थित चल रहे हैं भाई साहब, बढ़िया। बस थोड़ी समस्या ये आ रही है कि जो आपने कहा कि जो सरकारी पैसे का जो उपयोग होता है सरकारी इमारतें बनाने में, उसमें जो स्वयं के एक भाव जागृत होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कभी आपके मार्गदर्शन की या कभी आपकी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी चन्ना गांव में। और आदरणीय हमारे मुन्नीलाल भाई जी ने तो पूरे देश में चंदना गांव का एक विषय आदर्श ग्राम के इसमें ला दिया है उन्होंने। और मुझे लगता है कि हम भाग्यवान लोग हैं, उनका आगमन हुआ और उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस गांव की आवाज को पहुंचाने का एक कार्य किया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कभी आपका ऐसा मार्गदर्शन या आने के लिए हम बोलेंगे तो क्या आप आएंगे चन्ना गांव? ये ये मेरी वस्तु है, ये मेरे गांव के लिए नहीं या चंद्रा गांव के लिए नहीं, पूरे देश की समस्या है कि सरकारी पैसे का उपयोग वो ये मेरे लिए है या मेरा पैसा है, ये भाव नहीं आ पा रहा है। और स्वयं के स्वार्थ में ज्यादा व्यक्ति लगा है। बस इस भाव को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आप जैसे महापुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कभी ऐसा लगे तो आप जरूर। बहन जी आपकी पीड़ा बहुत वाजिब है, मैं समझ सकता हूँ। गांव का ग्राम सेवक, गांव का सरपंच और सरकारी मशीनरी जो गांव के लाभ देने वाली एजेंसियां हैं ना, वो इतनी निकृष्ट और निष्ठुर हो चुकी है कि उनसे काम लेना बहुत बड़ा काम है। देखिए, किसान सवेरे 7 बजे अपना घर छोड़कर खेतों में जाता है, मजदूरी करने वाले 8 बजे जाते हैं,
पशुपालक सवेरे जल्दी घर छोड़कर पशुओं को लेकर जाता है, और लाभ देने वाली एजेंसियां है ना, ग्राम पंचायत का सरपंच, सचिव, पटवारी, कृषि सुपरवाइजर, ये सब 10 बजे बाद गांव में आते हैं, 11 बजे तक आते हैं। शाम को 5 बजे जब किसान वापस गांव में आता है, लाभार्थी गांव में पहुंचता, उसके पहले ये सरकारी कार्यालय छोड़कर भाग जाते होते हैं। और कमीशन के अलावा कुछ भी नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। इसको लगाम कसने के लिए आपके जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। सरपंच तो ग्राम सेवक के प्रभाव में तुरंत आता है, क्योंकि उसको तो ग्राम सेवक को तो पैसे कमाना है। ग्राम सेवक सरपंच, अब सरपंचों की हालत ये हो गई है पूरे देश में कि सरपंच नहीं रहा, सरपंच ठेकेदार हो गया है। ठेकेदारी के लाइसेंस उसके परिवार से हो, पक्के निर्माण के काम इसलिए ज्यादा करता है वो कि उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। रचनात्मक कामों में उसकी रुचि कम हो रही है। उसको बढ़ाने के लिए गांव के लोगों को आना पड़ेगा। हमें समय समय पर इस चीज की डिमांड करनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे गांव में स्वच्छता की आवश्यकता है, मेरे गांव में जल संरक्षण की आवश्यकता है, पुरानी बावड़ियां हैं उनके रखरखाव की आवश्यकता है, वृक्षारोपण की आवश्यकता है, गोचर भूमि को बचाने की आवश्यकता है, प्राकृतिक आधारित रोजगार कैसे लोगों को मिले, पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे फायदा हो, सब्जियों के क्षेत्र में हो, अनाज के क्षेत्र में हो, ये कैसे करें। ये सब आप लोगों को स्थानीय स्तर पर जब जब गांव में जाजम बिजती है राजनीतिक दलों की, तब आपको जाकर पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मांग होती है वैसी सरकारें पॉलिसी बनाती है। तो गांव में सीसी सड़कें हो गई, सामुदायिक भवन हो गए, नल योजनाएं हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, बिजली हो गई, सड़कें हो गई, सब कुछ तो हो गया। अब डेवलपमेंट की क्या बात करनी है, क्या डेवलपमेंट चाहिए गांव में? सब कुछ हो गया, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, आपके गांव में रोड आ रही है, आपके गांव में स्कूल है, आपके गांव में सब कुछ है। तो फिर अब क्या? अब किसानों को आत्मनिर्भर करने पर काम करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर, विशेषकर महिला किसानों को आगे लाकर उनको समझाकर उनको परिपक्व करके उनको ट्रेनिंगें देकर हम महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर करें। ट्रेनिंगें जरूरी नहीं कि आप पिपलांत्री आओ, आपके आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे होंगे, वहां आप जाइए और वहां के लोगों को आपके गांव में बुलाइए। वो पिपलांत्री में आने से ज्यादा, रालेगंज सिटी में जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो साबित होगा कम पैसे में कि पास के गांव में किस तरह से लोग अच्छा काम करें। उस काम को ढूंढो ना, आप चयनित करो कि वो किसी न किसी क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर अच्छे काम कर ही रहे होंगे। उस एक विषय को पकड़ लीजिए, एक विषय दूसरी जगह से आ जाएगा, एक विषय तीसरी जगह से आ जाएगा, और धीरे धीरे आज संघ RSS ग्रामोत्थान पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। जागृत ग्राम है, प्रभात ग्राम है, इस तरह के गांव है, उसको भी आप जोड़िए और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान ढूंढिए। दूर दौड़ने से आइए, अच्छी बात है, आप हमारे यहाँ भी आइए, मैं भी आपके गांव में आ जाऊंगा, पर वो एक मसड़े वैराग जिसको कहते हैं ना, वो रहेगा कि क्षणिक थोड़ा सा हो गया, पर निश्चित तौर पर तो मातृ शक्ति जागेगी, देवी शक्ति जागेगी, तभी गांव के विकास होंगे। और निश्चित तौर पर आप में ये भाव मुझे दिख रहे हैं। भाई साहब, निश्चित यहाँ पर अपने संघ का, समिति का और गायत्री परिवार का, पतंजलि का बहुत अच्छा काम है अपने चन्ना गांव में। और बड़े लंबे समय से यहाँ पर संघ की शाखा, समिति की शाखा, बहनों की शाखा लगती है। और मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका हूँ, मुझे जिले का दायित्व है, प्रबोध वर्ग प्रशिक्षित हूँ। तो इसीलिए भी उससे लगता है कि जो शाखा के माध्यम से व्यक्ति का पूर्णतः निर्माण, व्यक्ति निर्माण की हम बात करते हैं, तो शाखा के माध्यम से निश्चित रूप से इस गांव में जागृति आई है और बहनें जगी भी हैं। और मैंने कल ही बताया अपने विषय में कि यहाँ 99% आपको हर गली से एक एक बच्चा भी अगर बोलेगा तो वो जय श्री राम बोलता है। यहाँ जी पूरा गांव, और इस गांव ने आसपास के क्षेत्र को ऐसा प्रभावित किया है कि आसपास के गांव भी जय श्री राम ही कहेंगे। और यहाँ पर दूसरी गतिविधि है, दूसरे विचारों के लोग नहीं है। ये गांव के लोगों ने, संघ और समिति जब सामने आकर के अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, मातृ शक्तियां सामने आई, गांव के लोग सामने आए, तो ऐसी कोई गलत गतिविधि पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे हमने कल ही कहा कि ईसाईकरण, धर्मांतरण से पूर्णतः यह सुरक्षित यह गांव है, लेकिन प्रयास ये है कि हमारे आसपास के गांव भी इस गांव के माध्यम से अच्छे हो। धर्मांतरण आज की बड़ी समस्या है। बस आप तो अब आपके गांव के सरपंच है और उसकी टीम से मुझे मिला दीजिए एक बार। जी इस तरह की वेबिनार, या आप डायरेक्ट मुझे वहाँ के गांव के सरपंच, सचिव, पटवारी, वहाँ के BDO, इनसे भी मेरी वार्ता करा सकते हैं। आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बहुत अधिकारी, जैसे वो पर्यटन मंत्री है उषा ठाकुर जी, वो भी मेरे गांव में सरपंचों को लेकर आने वाली है। और आप वहाँ के कई IAS मेरे संपर्क में है,
तो आप वहाँ के सरपंच और सचिव से भी अगर मेरी बात कराएंगे तो मैं निश्चित तौर पर उनको इसके बारे में प्रेरित करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सरकार का पैसा अब आप निश्चित तौर पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गांव में व्यवस्थित खर्च हो जाए तो आपका गांव भी एक आदर्श गांव पूरे देश के सामने अपनी पहचान के रूप में साबित कर सकता है। जी बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आदरणीय भ्राता जी, जैसा आपने कहा है कि चन्ना आदर्श गांव बनेगा, और इसमें जो देखा गया है गांव में कि गांव के लोग उत्सुक हैं और आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो ये गांव चन्ना के साथ साथ उस क्षेत्र का, उस तहसील के गांव को भी प्रेरणा मिलेगी। और मैं तो चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश की बात इसलिए करूंगा कि चूंकि मध्य प्रदेश का दायित्व है, मध्य प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत सरपंच सचिव और वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को जरूर आपका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और मैं आज ये हमारा दैनिक युवा कार्यक्रम रिकॉर्डेड हो रहा है, और ये हम सोशल मीडिया पर लिखेंगे, ट्वीट भी करेंगे माननीय चाहे प्रधानमंत्री, माननीय अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, कि आदरणीय भाई साहब का मार्गदर्शन अगर सरपंच और सचिवों को मिलता है, सामाजिक संस्थाओं को मिलता है जो, तो निश्चित है कि बदलाव आएगा। और अगर हम 100 व्यक्ति आपको सुनेंगे, अगर 100 में हम 10 व्यक्ति ही अगर आपके बताए अनुसार मार्ग पर चलने लगे तो 10 से और प्रेरणा मिलेगी, और यह निश्चित होगा। क्योंकि हमने प्रवास किया, बालाघाट में घूमते हुए चंदना पहुंचे, चंदना में हमने देखा, तो आज हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के CGM साहब हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आदरणीय पीड़िता बहन जी और कल्पना खोटले जी जो 2 बहनें लगातार इस प्रयास में लगी हुई हैं, और इधर हमारे आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल साहब का मार्गदर्शन उनको मिलना चाहिए, एक वेबिनार होना चाहिए। लेकिन कल दिनेश जी और रंजना जी से चर्चा हुई, आपसे संवाद हुआ, आपने सहमति दे दी, तो आज इस दैनिक उगार कार्यक्रम में चर्चा हो रही है। आगे अभी इस वेबिनार के माध्यम से जो आपने कहा है, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बड़ा वेबिनार करेगा जिसमें सरपंच और सचिव और हमारे ऐसी समाज सेविका बहनें और भाई जुड़ेंगे, उनको आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आगे आने वाला ऐसा प्रस्ताव है। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं, वो सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी हो रही है, और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि है राहुल जी, उन्होंने जो ब्यौरा दिया अनुभवों का और कुछ बुनियादी बातें रखी, उसके संदर्भ में मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे बेटे का नाम है राहुल। जी जी ठीक है सर, मतलब हमने देखा है आपके मुख्य अतिथि जो है, तो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जी जी। और निश्चित रूप से कुछ बातों के बारे में, कुछ बिंदु के बारे में थोड़ा सा उजागर भी करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। मुख्य अतिथि जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, और महाराष्ट्र में ही यानी अब 60-65 साल से महाराष्ट्र में हूँ, और महाराष्ट्र की जो पीड़ा है, अनुभूति है, अच्छाइयाँ है, उनके बारे में मुझे निश्चित रूप से पता है। आपने जो 1-2 बातें कही, उसकी वास्तविकता भी मैं समझा दूं कि अजित पवार और बाकी उनके जो 2-4 जिले हैं, तो वहाँ पे उनका एक स्पेशली जिसको बोलते कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हमेशा ही वो पैसा लाते रहे, और इसीलिए वहाँ पे जो सधन्यता दिखती है वो वहीं पे है। महाराष्ट्र के 80% जिलों में वैसी सधन्यता नहीं है। 2200 रुपया किलो का आपने घी बोला, मैं वर्धा में और नागपुर में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे 600 रुपये किलो में घी मिलता है, आज भी मिलता है। मैं ये वास्तविकताओं को आपके सामने निश्चित रूप में रख रहा हूँ। कुछ बिंदु इस पर सोचने की जरूर बात है हम सबको। एक बात जो आपने कही कि निश्चित रूप से सरकारी योजनाएं जो है, सरकारी योजनाओं में जो पैसा होता है, वो योजनाएं का पैसा गांव तक लाना चाहिए, यह निश्चित रूप से काम है। और यह निश्चित रूप से काम बहुत से सारे लोग जो है वो करते नहीं है, कुछ एनजीओ भी नहीं करते। मैं बड़े दुख के साथ बोलता हूँ, क्योंकि सरकारी पैसा लेना तो उसके लिए खाता बही लिखना, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें करना, इसमें वो एनजीओ फंसना नहीं चाहते, और इसलिए एनजीओ
आमतौर से इधर उधर से दान लेंगे और उसके जरिए काम करेंगे, लेकिन सरकारी योजनाओं का जो पैसा है उसमें वो जाना नहीं चाहते। ऐसे भी 10-20% एनजीओ मैंने बहुत नजदीकी से महाराष्ट्र में भी देखे हैं और समय समय पे हमने उनसे बात भी की। अब सरकारी योजनाओं का जो पैसा आता है, तो आपने जो कई सारी चीजें बोली है, बेटी के जन्म से देना, वृक्षारोपण करना आदि आदि, बहुत अच्छी योजना है और आप आपके क्षेत्र में कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। और जगहों के लिए भी ये सभी योजनाएं है। फिर योजनाएं फेल क्यों होती? योजनाएं फेल होने का मुख्य कारण है कि आपके यहाँ पे वो अच्छी क्यों बन गई, अपने जो पोपटराव पवार जो है वहां पे क्यों सफल हो गई, या फिर जो राळेगण सिद्धि है वहां पे क्यों सक्सेसफुल हो गई? क्योंकि वहां के जो सरपंच रहे, वहां के जो कार्यकर्ता रहे, वो ऑनेस्ट रहे, प्रामाणिक रहे, वहां की जनजागृति जो रही वो भी उनके साथ में रही, इसलिए वो सफल हो गई। और जगह पे वह प्रामाणिकता का अभाव दिखा, इसीलिए वो फेल हो गई है। आमतौर पर इसमें जो रास्ता निकालने की जरूरत है, चंद चीजों में मैं चंद बिंदुओं को मैं बोलूंगा। एक तो हम सबकी मानसिकता क्या बन गई है, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो कि विधायक का हो या सांसद का हो, जो खड़े रहते हैं उसमें से सिर्फ सिलेक्शन करने का, लेकिन अच्छे आदमी खड़े रहे इसके जो प्रयास अभी 30-40 साल के पहले होते थे वो लगभग बंद हो गए हैं। मैं बड़े दुख के साथ, क्योंकि मैंने वो भी ब्यौरा देखा है कि किसको खड़ा करना है इसके लिए भी बातें होती थी, गांव में बातें होती थी, 10-20 गांव को मिलाकर बातें होती थी, और वहां से जो प्रतिनिधि बनते थे, वहां से विधायक कैसा हो क्या हो इसके बारे में भी हमने जन जागरण बहुत नजदीकी से देखे है। आज तो ग्राम पंचायत में भी ऐसा नहीं होता, कई ग्राम पंचायत में नहीं होता है। जो खड़े रहे थे उसमें से कौन सा हमको सिलेक्ट करना, इतना ही हमारा काम हो गया है। तो ये रास्ता बदलना पड़ेगा, जिसको गांव के प्रति मतलब जिसको कमिटमेंट है, ऐसे प्रतिनिधि पढ़े लिखे लोग उसमें ग्राम पंचायत में डालने पड़ेंगे। नहीं तो वरना ग्राम सेवक जो कहता है वही सुनना इनके हाथ में रहता है, क्योंकि कायदे कानून जो है, कायदे कानून ग्राम सेवक को समझते, इनको कुछ समझते नहीं है, और इसीलिए फिर ग्राम सेवक कमीशन खा लेता है और सारी योजनाओं को डुबा देता है। तो अच्छे प्रतिनिधि खड़े रहे, इसके बारे में हमको उजागर होने की जरूरत है, ये सबसे पहला काम करना है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छे से बोला कि चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, वो 10 बजे के बाद में आते हैं और उस समय लोग रहते ही नहीं। क्या हम आसानी से एक डिमांड नहीं कर सकते, आसानी से एक मांग नहीं कर सकते कि भाई ये जो, जैसा कि पतंजलि में एक प्रयोग हुआ है, हम मुन्नीलाल जी और सभी हमारी टीम है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती का ट्रेनिंग दिया था 20-21 दिन का, और उसकी परीक्षाएं जो होती थी वो परीक्षाओं को गवर्नमेंट ने बोला था कि उसकी परीक्षाएं 10 से 5 के बीच में होंगी। हमने बोला ये संभव ही नहीं है, और हमारे जो विवेक बेनीपुरी जी जो हमारे मार्गदर्शक थे, हमने सबने बोला कि इस समय महाराष्ट्र से डेफिनेटली मांग गई, मैं उसका मुखिया होने के नाते हमने मांग रखी, इस समय में 11 से 5 में परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि किसान अवेलेबल नहीं है। किसान अवेलेबल रहेंगे 5 से फिर 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक। तो हमारे विवेक बेनीपुरी जी ने यह बात गवर्नमेंट मशीनरीज को बोली, और उसके जरिए महाराष्ट्र में सबसे पहले करीबन 50% जो परीक्षाएं हुई किसानों की, वो 4 बजे से रात में 11 बजे तक हुई। मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि यही अगर हम सब लोग मांग करते हैं कि जैसा महाराष्ट्र में एक कानून है कि सोमवार को सभी जो है लोग, वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, सभी लोग अपने हेडक्वार्टर में रहेंगे 11 से 5, यह एक दिन छोड़ के बाकी दिन कम से कम ये जो ग्राम सेवक है, पटवारी है, या जो ग्राम स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी ड्यूटी मॉर्निंग में 10 बजे तक या फिर शाम को एक ही शिफ्ट में करना है तो 4 बजे से 10 बजे तक दिया जाए। क्यों नहीं हम मांग कर सकते? इस तरह से अगर व्यवस्था की जाए शाम को 4 बजे से 10 बजे तक, अरे भाई उसकी तनख्वाह अगर उस गांव के जरिए मिलती है तो एसटी वाला महाराष्ट्र में अगर रात में एक गांव में वो मुक्काम कर सकता है तो ये भी वो वहां पे रहेगा, रात में 10 बजे वापिस आना की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो कार्यकर्ता है, गांव के कार्यकर्ता, इनकी ड्यूटी शाम को 4 बजे से 10 बजे तक रखी जाए तो निश्चित रूप से सभी जो कार्यकर्ता है, गांव के लोग हैं, वो उनको आसानी से मिल सकेंगे और काम कर सकेंगे। ऐसे कुछ कॉमन मांगे यदि हम खड़ी करें, रखे, तो ही कुछ बदलाव आ सकता है।
वरना फिर चंद लोग तो ठीक है, आप जैसे जो मसीहा लोग हैं या बाकी जो चंदनगर में हुआ है या फिर राड़ेगंज सिद्धि में हुआ है, ऐसे चंद उदाहरण होंगे। और आखिर कुल मिलाकर बात वही पे आती है कि अच्छा आदमी अगर है तो वो तो कहीं पे भी बदलाव आ सकता है, लेकिन अच्छे आदमी को अच्छा बनाना यह जनता के हाथ में है। और इसके लिए प्रेशर ग्रुप की बात होती है, जगह जगह पे प्रेशर ग्रुप तैयार हो, लोक शक्ति जनशक्ति तैयार हो, और यह फिर प्रतिनिधियों पर अंकुश रखे, तभी फिर गांव बदल सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। यह इन चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा, तो ही अच्छी योजनाएं गांव तक आएंगी, उनका लाभार्थी भी गांव बनेगा। इन मसलों के बारे में आप जगह जगह पे जो ट्रेनिंग देते हो, इन चीजों को भी रखी जाए। और पतंजलि का जैसे मैंने उदाहरण दिया, इस तरह से हम सब मिलाकर इस तरह की मांग सरकारों को करे कि भाई प्रतिनिधियों की टाइमिंग की मांग और सरकारी योजनाएं जो आती है उसकी मांग। इसके साथ में और एक चीज कि राइट टू इंफॉर्मेशन, माहिती का जो अधिकार है, तो उसमें एक चीज रखी गई है कि कौन से गांव को कौन सी चीजें मिलती है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा अपने ग्राम पंचायत में अगर लिखा जाए तो सबको पता चलता है कि कौन सी चीजें है, कितना पैसा आ रहा है। यह भी लिखने की और लोगों को उस पर अंकुश रखने की ट्रेनिंग दी जाए, तो इन छोटे छोटे कदमों से निश्चित रूप से गांव का सुधार आ सकता है और देश का सुधार आ सकता है। यही बात मैं रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात लगी आपकी। क्या नाम बताया आपका? डॉक्टर किशोर दुबे, महाराष्ट्र में कौन से जिले से हैं आप? जी, मैं वर्धा जिले में रहता हूँ। वर्धा और नागपुर दोनों जगह। देखिए, आप सब लोग सुन रहे हैं डॉक्टर दुबे साहब का कितना अनुभव है कि हम लोगों ने ये काम शुरू किया था 2005 में कि रात्रिकालीन पंचायतें चलेगी। शाम को 7 बजे अपने गायों को पशुओं को बांधकर बच्चों को खाना खिलाकर गांव के महिला पुरुष पंचायत में आएंगे 7 बजे से के बाद, और रात को 11 बजे तक बैठेंगे। रात्रिकालीन पंचायतें, उसको हमारी सरकारों ने चलाया था कि सरकार आपके द्वारा रात्रि विश्राम, इस तरह के कार्यक्रम सरकारों ने चलाए थे। पर ये चलेंगे कहाँ से कि आपके जैसे अनुभवी लोग गांव के मुखिया बनेंगे, गांव के सरपंच बनेंगे। सरपंच नहीं बन सकते हैं तो वार्ड पंच बनेंगे, वार्ड पंच नहीं बने तो विभिन्न कमेटियां जो ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड होती है, उन कमेटियों के मेंबर बनकर गांव के लोगों को लगातार, गांव में ग्राम सेवक नहीं आ रहा, बड़ी समस्या आ रही है कि रिजर्वेशन से हर 5 साल में सरपंच बदल रहा है। एक सरपंच अनुभवी बनते बनते उसको समय लगता है, और वो 5 साल में बदल जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर अतिक्रमणकारियों का सरपंच बन जाता है अतिक्रमणकारी। अब गांव के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो संगठित हो जाते हैं। पर आपके जैसे लोग आगे आएंगे, बार बार मांग करेंगे, चिल्लाएंगे खड़े होकर के नहीं ग्राम सेवक समय पर नहीं आ रहा है, सरपंच नहीं आ रहा है, पशुपालन का वेटनरी डॉक्टर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज को बल मिलेगा, जनता को उसका फायदा मिलेगा और आपके जैसे लोग आगे आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुबे साहब, मुझे भी आपसे सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दुबे जी। और जैसा कि आदरणीय माननीय जी ने पालीवाल साहब ने पहले कहा था, आज डॉक्टर किशोर दुबे जी के मन में ऐसे विचार कैसे आए? आज प्रणीता सागरे जी के मन में ऐसे विचार है, कल्पना खोटले जी के मन में, मुन्नीलाल यादव के मन में, या अन्य दिनेश सेमवाल जी के, यार किसी भी, इसलिए आए हैं कि ये विचारधारा बदलना बहुत आवश्यक है। व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, हमें सबसे पहले अपनी विचारधारा बदलना चाहिए। और विचारधारा बदलेगी सत्संग से, विचारधारा बदलेगी संवाद से, विचारधारा बदलेगी हमारे प्रवास से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विचारधारा बदले हमने रात्रि में चौपालें लगाई, रात्रि चौपाल लगाई, रात्रि चौपाल लगाने में उसका परिणाम क्या हुआ? गांव में अधिकारी गए, वहाँ शराबी लोग मिल गए, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं झांसे हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये प्रमाण हमने देखा, हम खुद गए हैं। क्योंकि एक हमारी सामाजिक संस्था है त्रिदेव गौ मानव सेवा समिति, जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ काम करती है। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उसके अध्यक्ष हैं, और ये लगातार मध्य प्रदेश में हर गाँव में 11 सदस्य की एक समिति बना रही है, ग्राम विकास प्रबंधन समिति, जो लगभग 75% हम गाँव तक पहुँच भी गए। लेकिन वही देखने को मिला है, तो अगर विचारधारा ठीक है तो आज डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि किस समय हमारे अधिकारी कर्मचारी गांव में रहें, हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा है। लेकिन हम सब लोग, जब ये आवाज़ आएगी, जब सबके विचार बदल जाएंगे तो ये आवाज़ आएगी, व्यवस्थाएं हो भी जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि विचारधारा बदले
और आगे इस कार्यक्रम को आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, हमारे जो वरिष्ठ शुभचिंतक हैं और हमारे किसानों के मार्गदर्शक हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय पद्मश्री आदरणीय पालीवाल जी से संवाद करें। सदन को मेरा प्रणाम और आदरणीय मुख्य अतिथि जी को भी मेरा प्रणाम। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से एक सरपंच सरकारी योजनाओं का लाभ लेके गांव का विकास कर सकता है। मैं बहुत सारे प्रधानों को मिला हूँ, सैकड़ों, और एक बात देखने में आई है जैसे कि सरकारी तंत्र है, वो जो आपने कहा कि वीडियो और ये जो एक ठप्पा जैसा लग जा, एक रीति जैसी है कि बस 5-10% जो भी है वो लेते हैं। इस तरह का मैंने कई प्रधानों से पूछा कि आप देते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ वो तो देना ही पड़ता है। तो ये इसको आपने कैसे टैकल किया? एक तो और आपको कैसी परेशानी शुरू में आई होंगी, और दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि आपके पंचायत के आसपास की जो पंचायतें हैं उस पे आप क्या प्रभाव पड़ा आपके काम का? क्या वो उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है और कितने स्तर पे देखने को मिल रहा है? एक बार आपका पूरा परिचय बता दीजिए, कहाँ से हैं आप? जी, मैं रघुवीर सिंह रावत हूँ, मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड। जी जी जी, रावत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि ये समस्या जो कमीशन खोरी की है 10%, 20%, 15%, इससे आप बाहर कैसे निकले। और ये मेरे से पूरे देश के सरपंच पूछते हैं कि मेरे से बिना कमीशन काम नहीं होता है, ऑफिस खर्चे के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं। तो मैं धीरे से कुछ समय बाद उनसे पूछता हूँ कि आपके गांव में क्या क्या योजना चल रही है, आप किस पर काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं सीसी सड़क बना रहा हूँ, सामुदायिक भवन बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कहा इसमें सीमेंट कंक्रीट के कामों में तो अच्छा पैसा मिलता है। बोला हाँ मिलता है, 30% मिलता है, 20% मिलता है, उसमें से थोड़ा ग्राम सेवक लेता है, थोड़ा बीडीओ लेता है, थोड़ा जेईएन एईएन लेते हैं, और थोड़ा बहुत मुझे भी मिलता है। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार इतने बड़े पैसे में से थोड़ा बहुत तुझे मिलता है, जिस दिन तू ये थोड़ा बहुत लेना बंद कर देगा ना, उस दिन बड़ा पैसा तेरे गांव के अधिकार का तेरे गांव में रुक जाएगा, और दुनिया की कोई ताकत तेरे से कमीशन मांगने की हिम्मत नहीं करेगी। जिस दिन सरपंच खुद अगर उसमें इन्वॉल्व होना बंद कर देगा। मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, मेरे बारे में बता दूं मेरी सफलता का राज। मैंने सरपंच बनते ही 2005 में सबसे पहले प्रतिज्ञा ये ली, गोपनीयता की शपथ लेते हैं ना, उसके बाद गांव के चौपाल पर मुझे ले जाया गया, गांव के लोगों में जुलूस के रूप में, और मुझे कहा कि मैंने दो शब्द ये कहे कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। आप लोगों को भी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। मैंने गांव वालों से कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। सरकार की योजनाओं में फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, काम चल रहे हैं तो बैठे नहीं रहेंगे, घर का कचरा घर के बाहर नहीं डालेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मुकदमेबाजी नहीं करेंगे। अब तो लोग आपसे सरकार की पॉलिसी बनाने वाले, आज के पैसा देने वाले जो दाता है, वो आपसे आकर पूछेंगे पॉलिसी मेकर की योजना तो हमने पूरे देश के लिए बनाई थी, पर आपके गांव में इतनी जल्दी कैसे दिखती है। तो हमने ये प्रतिज्ञा ली कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। भ्रष्टाचार के आरोप में मेरे से पैसा मांगने वाले लोगों का मैंने आज तक के जीवन में 13 लोगों को घर बिठाया है, जो नौकरियों से हाथ धोकर, उसमें एक व्यक्ति तो मर गया। 13 लोग घर पर बैठे हैं जिन्होंने कमीशन का पैसा मांगा था। मैंने कहा ले जाओ, आ जाओ, पैसा लेना, कमीशन खाना, खाओ, आओ। आज लोगों को ये पता लग गया कि ये व्यक्ति लेता नहीं और देता नहीं है, तो फिर कोई ताकत हमसे पैसा नहीं मांगती है। बस ये करना पड़ेगा कि अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अपने आप को, सरकार जो पैसा आता है ना कमीशन के रूप में, जो धन आता है ना, उसमें लालच, उसमें जो नीयत खराब होती है ना, उस नीयत को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये मैं करता हूँ। हमारे पास भी कई तरह के लालच आते हैं, कई तरह के स्वार्थ के प्रपोजल आते हैं, पर उस समय मन को बहुत मजबूत रखकर, स्वार्थ में नहीं उलझकर, देश की सेवा में काम करने का। देश सेवा क्या होता है? आप सैनिक देश की सेवा में लड़ रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर आपके पास देश सेवा का एक जिम्मेदारी का पद मिला है। सरपंच हो सकता है, वार्ड पंच हो सकता है, स्वयंसेवी संस्था हो सकती है, किसी
संगठन का दायित्व हो सकता है। आप वहां पर किसी भी कीमत पर लापरवाही और भ्रष्टाचार मत कीजिए, फिर आपसे कोई नहीं लेगा। मैंने मेरे जीवन में कभी भ्रष्टाचार के लिए पैसा नहीं दिया, और दिया तो फिर उसको घर बिठाया। दिया तो इस मन से दिया कि ये बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, और ये जहां भी गया है वहां इसका रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसने लोगों पर इसको निपटा के घर भेज। अब स्थिति ये हो गई कि कोई पैसा मांगते नहीं और किसी को देने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे काम होता है। अभी मेरे गांव में 1.5 करोड़ के सोलर लग रहे हैं, हर वाटर सप्लाई की स्कीम में, चारा गांव में, सब जगह। अधिकारी ने 2 दिन फाइल मंगाई, और फाइल मंगाकर किसी ने मुझे कहा कि आपके गांव में फला अधिकारी ने फाइल रोक दी। मैंने कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल निकल जाएगी। दूसरे दिन वो अधिकारी मेरे पास आ गया, बोले साहब RS के एग्जाम में आपका एक प्रश्न आया था कि हाल ही में पिपलांत्री चर्चित हुई है, वो क्या है पिपलांत्री? वो जवाब में लिख नहीं पाया, 4 नंबर से मैं RS बनने से वंचित रह गया, इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपकी फाइल ये कंप्लीट करके भेज रहा हूँ। तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। गांव के सरपंचों को सचिवों के जाल से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को आत्मनिर्भर, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। हाँ, मैं नहीं लूंगा बस, और कुछ भी नहीं, और कोई गुण हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क, पर ये गुण होना चाहिए कि मैं कमीशन नहीं खाऊंगा और काम क्वालिटी का करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सरपंच रहूं नहीं रहूं, बस इस सचिव लाइन में आ जाएगा। और मेरे गांव के आसपास की पंचायतों की बात करूं मैं, तो मेरा पूरा जिला ही इस पर काम कर रहा है। मेरे राजस्थान सरकारें इस पर काम कर रही है, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, चारागाह विकास या इस तरह के काम, और गाँव में इसका बड़ा बदलाव आ रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है। आप एक जगह देखें, मेरे व्यक्तिगत संपर्क में पूरे देश के लगभग 300 IAS है। महाराष्ट्र के भी बहुत सारे IAS मेरे व्यक्तिगत संपर्क में, मैं महाराष्ट्र सरकार में भी कमेटी मेंबर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं आपके लबासना मसूरी में जो IAS ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर मैं IAS की ट्रेनिंग में जाता हूँ, वहां का एक सेशन मेरा हर IAS के लिए होता है। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, झारखंड में भी लगभग, वहाँ एक सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं, भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, वो लगभग, मेरे अभी कुछ दिन पहले बात हुई, बोले भाई साहब हमने 55 पिपलांत्री झारखंड में खड़ी कर दी है। इस तरह के काम चल रहे हैं, कोई अपने अपने नाम देकर अपने काम से करे, काम करे, पर हमारा उद्देश्य ये है कि हाँ, गांव गांव हो, गांव सरसब्ज हो, गांव आत्मनिर्भर हो, गांव की महिलाओं का सम्मान हो, गांव की बेटी का सम्मान हो, गांव में पानी का सम्मान हो, गांव में जल स्रोतों का सम्मान हो, गांव में पेड़ों का सम्मान हो। ये सब करना पड़ेगा, और हमारे पूर्वज ही करते आए, आंवले की पूजा करते आए, आम की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, तालाबों की पूजा करते हैं, बेटियों की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, पिता की पूजा करते हैं। तो फिर हम वो संस्कृति से विचलित क्यों हुए, उससे भटके क्यों हैं? ये हमें समझाकर लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, तेरा जीवन सिर्फ सरपंच बनने के लिए नहीं है, तेरा जीवन सिर्फ इसके लिए नहीं है, तेरा जीवन पूरे गांव के लिए है, और गांव के तेरे अच्छे का फायदा पूरे गांव को मिलना चाहिए। और ये अभियान के रूप में भी पिछले वक्ताओं ने बताया कि अभियान चलाना पड़ेगा कि गांव का सरपंच कैसा हो। सरपंच, गांव के 4 लोग खड़े हो गए कि मैं सरपंच बनूंगा, नहीं, ये नहीं, गांव के 5000 लोग तय करें। एक ग्राम पंचायत में जितनी जनसंख्या है, वह लोग 80% लोग तय करें कि नहीं, मेरे गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए। महिला की सीट आई तो कैसी महिला मेरे गांव का नेतृत्व करेगी, क्योंकि इतने सालों से महिला हमारे बीच में है, वो कितनी ईमानदार है, उसको आप देख रहे हो। SC की सीट आ गई, ST की सीट आ गई, जनरल आ गई, महिला आ गई, पुरुष आ गया, गांव के लोग तय करेंगे नहीं, हाँ, ये हमारा नेतृत्व करेगा। 5 लोग, ये बात सही कि 5 लोग उठ के खड़े हो गए, अब 5 में से साला कम चोर कौन सा, कम निकृष्ट कौन सा, उसको हम बनाते हैं, अब वो भला नहीं करता है। ये सब चीजें हमें समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद रावत साहब। जी, धन्यवाद सर। फिर वो महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण सुझाव, और फिर वही बात आ गई है विचार की। ये आज एक किसान, गरीब गांव के किसान के घर में परम पूज्य एक ऋषि स्वामी रामदेव जी जन्म लेते हैं। ऐसे गांव से, जैसे कि हमारा आपका गांव तो विकास है, उस गांव में कोई विकास नहीं था। वहां से एक रामकिशन यादव जन्म लेता है और जाता है गुरुकुल में पढ़ने के लिए। गुरुकुल में पढ़ करके वहां वो देखते हैं तो गाय की सेवा करते हैं, और स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप जी को पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं कि इन्होंने इतना सब कुछ किया है, तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते? बस विचार बदल गया, और आज देखिए जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और उन्होंने, एक व्यक्ति ने पूरे विश्व में योग का डंका बजा दिया।
आज स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की परिकल्पना के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी परवाह की। बस जो आपने कहा है कि हमें किसी प्रकार का ना कुछ ले जाना है, कुछ देना है। परंतु स्वामी जी इतना साम्राज्य होने के बाद भी कुछ नहीं है उनको, ना कोई चिंता है ना कुछ। आज मैं अपनी बात करूं, मुझे टीकमगढ़ में मैं टीकमगढ़ जिले से हूं, मध्य प्रदेश से हूं, मुन्नीलाल यादव जनसेवक लोग कहते हैं। मैंने बिल्कुल 1 इंच और 1 दाना और 1 आना, 1 इंच जमीन की परवाह नहीं है कि मैं जमीन को बढ़ाऊं। अपनी जो हमारी पैतृक भूमि है, मैं बस उसी धरती माता पे अपनी खेती करूं। और मैं अभी अपने खेत ही पर ही हूँ, और मुझे 1 दाने की आने की जरूरत नहीं, मैं 1 रुपये भी की जरूरत नहीं है। ऐसे विचार जब आ जाते तो व्यक्ति समाज को सुधारने में निकल जाता है। नहीं तो वही बात होता है जो आपने कहा है। तो विचार हमें बदलना बहुत जरूरी है। विचार बदलेंगे आप जैसे महान पुरुषों का मार्गदर्शन से, विचार बदलेंगे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के आचरण करने से, उनका जो अभियान है उससे जुड़ने से। तो ये माननीय अन्ना हजारे जी के कार्यक्रम को मैंने 13-14 दिन लगातार टीकमगढ़ में नेतृत्व किया है, उसके संयोजक के रूप में कार्य किया है। वो भावनाएं आई मन में और वो लगातार चल रही है। आज देने के घर कार्यक्रम 712 दिन हो गए हैं आदरणीय। 3.5 घंटे इस कार्यक्रम को चलते देश की एकमात्र युगाहार कार्यक्रम है जो हम 1-1.5 घंटे योग करते हैं और 1.5-2 घंटे लगभग एक सामाजिक चिंतन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आहार कैसा हो, क्योंकि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आहार का, सात्विक आहार कैसे हमारे जीवन में आएगा, किसान ही तो उगाएगा। अब किसान की अगर हम विचार नहीं बदलेंगे तो वो नहीं बदलता है, वो लगातार केमिकल डालता जा रहा है, शाम को डालता है। मैंने देखा है मेरे पड़ोस में एक पड़ोसी है किसान, वो शाम को जहर जो है उसको छिड़कता है, सुबह मंडी में ले जाके बेच देता है। वो क्या असर हो रहा है? इसलिए हमें सबसे पहले विचार बदलना चाहिए। और सरकार जो पैसा खर्च कर रही है गांव के विकास के नाम पर, इतने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं माननीय जी, हम देखते हैं और चिंतन करते हैं। कल हमने इस बात को चिंतन किया जो आपने आज कहा है। लगातार कहीं किसानों का सम्मेलन कराते हैं, कहीं संस्थाओं का उसमें बिस्लरी किसान को पिलाते हैं। 1 बिस्लरी 20 रुपए की होती है। किसान को 1000 का भोजन देते हैं। किसान को इस 1000 भोजन से जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उन किसान को, अगर आप जो है वहाँ उनके गांव पे, उनके खेत पर अगर बुला करके उस गांव में उनका अगर उनको जो है मार्गदर्शन दे दिया जाता तो किसान की स्थिति सुधर जाती। लेकिन किसान को वीआईपी होटल में रोकते हैं और बसों में और इनमें, ऐसा ये देख रहा हूँ, ये पैसा बर्बाद हो रहा है। और जब कोई मंत्री आते हैं, कोई अधिकारी आते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, वो पता नहीं कि कौन कौन, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, बहनें हों, चाहे सचिव हों, चाहे रोजगार सहायक हो, ऐसे मिला जुला के सारा मनरेगा के मजदूर हो, हाँ, उनको सबको उसमें भीड़ में रख देते हो। उसका कोई उचित, अगर यही पैसा, अगर जो मैं कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि आदरणीय पद्मश्री पालीवाल जी के यहाँ हर व्यक्ति को पहुंचा दिया जाए और 1-2 दिन और 3 दिन वहां रखा जाए, इसमें पैसा खर्च किया जाए, सत्संग किया जाए उनके, या आपको बुला करके और जगह जगह तहसील स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों के लोगों को, गांव के लोगों को, इनके बीच में आपका सत्संग हो, निश्चित बदलाव आएगा। और जब विचारधारा बदलेगी तो हमारा देश बदल जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और हमारे आदरणीय किसी भाई बहन का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आदरणीय हमारे आज अभी किसी कारणवश पवन कुमार जी लेफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको काम ज़्यादा है। उनकी इच्छा थी आपसे संवाद करने की, और उनकी इच्छा थी कि हमारे जो ग्राम, आदर्श ग्राम पर जो काम कर रहे हैं समाज सेवक, उनका आपसे संवाद हो, ताकि जो है बहन परिणीता साकरे जी और अन्य के लिए आपको आज आमंत्रित किया गया है। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो आएँ और हमारे आज के माननीय जी से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी आसाम से, शायद आवाज नेटवर्क उनका डिस्टर्ब हो सकता है, तो अगर आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, अन्य कोई भाई बहन अगर चाहते हैं तो आदरणीय जी से सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जी, अब दिनेश जी जुड़ रहे हैं दोबारा। जी, आदरणीय हमारे बहुत ही ऊर्जावान इटारसी जिला नर्मदापुरम के साथी हैं शरद वर्मा जी, हमारे, जिनके श्रीमती कंचन वर्मा जी को भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने
कृषक कर्मठ से सम्मानित किया है और ये क्षेत्र में लगातार चिंतन करते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। इन्होंने गाय माता के लिए साइलेज का निर्माण लगातार 100 एकड़ में मक्का लगा करके कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय शरद जी वर्मा जी आए और हमारे मुख्य अतिथि जी से संवाद करें। आदरणीय शरद वर्मा जी अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज शरद जी तक पहुंच रही है? आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, जब तक शरद जी आते हैं आप जी संवाद करें। आदरणीय सर, मेरी आवाज पहुंच रही है वहाँ पे? जी 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 ओके। जी जी। हाँ, असल में थोड़ा नेटवर्क बार बार जा रहा है, तो मैं शुरुआती दौर में आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को शुरुआती दौर में नहीं सुन पाया। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है, और कल जैसे आदरणीय पवन सर जी से, आदरणीय मुंडली भाई साहब जी से बात हो रही थी कि आ, आपका जो संबोधन होगा कितना महत्वपूर्ण है हमारे गाँव के विकास के लिए, वास्तविक विकास के लिए। और आज हमारे साथ कल्पना बहन जी और आदरणीय परिणीता बहन जी हैं, और खासकर इसलिए भी कि जैसे गांव चंदना है वैसे पिपलांतरी है, इन गांवों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनकी जो संबोधन शब्द रहे हैं, उनको हम मंत्र रूप में कैसे अपने अपने गांवों में, अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं, इस बात की चर्चा के लिए आज हमारे मुख्य अतिथि जी आए हैं। और मेरा तो ये निवेदन रहेगा कि क्योंकि आपका तो बहुत ही एकदम बंधा बंधा या टाइम रहता है और बहुत ही पैक रहता है, बहुत ही व्यस्तता रहती है, लेकिन समय समय पे जैसे महीने में एक बार आदरणीय आपका मार्गदर्शन हमें मिले, और उसमें जो ग्राम प्रधान हैं और साथ में जो बहनें हैं अच्छा कार्य करना चाह रही हैं, कर रही हैं, उनको मार्गदर्शन मिले, और फिर वो लोग जो आपको सुने उस पर डिस्कशन भी हो, और कैसे हम अपने गांव में इसको अप्लाई करें, इसकी आवश्यकता मुझे लगती है। क्योंकि आपको जब मैंने सुना, आपको अन्य लोगों के माध्यम से सुना, और कई आईएएस अधिकारी वर्गों से आपके बारे में मैंने सुना है, क्योंकि आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में भी अपना व्याख्यान देते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान। तो एक गांव स्तर से लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर तक के सभी जो अधिकारी वर्ग है, जो प्रतिनिधि हैं, उनके लिए आपका जो संदेश है, और संदेश ही नहीं है, ये आपका जो आपने जमीन में कार्य किया उसका दर्पण आप उन्हें दिखाते हैं, ताकि उसकी परछाई हम अपने पूरे देश में देख सकें। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि महीने या 2 महीने में एक दिन हम अवश्य ही आपसे निवेदन करेंगे, और इस मंच पर, ताकि इस मंच से अधिकाधिक लोगों तक आपका संदेश भी पहुंचे, और जो संदेश हो वो जमीनी हकीकत के रूप में क्रियान्वित किया जा सके, ऐसा निवेदन आदरणीय आपसे है। और आप पिछली बार भी आए थे, और आपने वो समूची बातें बताई कि किस तरह से आपने शुरुआत से लेकर के कार्य किया, और बाद में आप किस तरह से एक पिपलांतरी को, जब पिपलांतरी में सुनता हूँ तो एक ऐसा ट्री, एक ऐसा वृक्ष है, ये महावृक्ष है, और ये समृद्धि का, स्वास्थ्य का, विकास का, हमारा गांव पिपलांतरी हो, ये देश पिपलांतरी हो, बड़ा सुंदर आपने नाम रखा है। मेरा नेटवर्क कुछ आ जा रहा है, मैं अपने शब्द यहीं पे संपन्न करता हूँ, और सभी को प्रणाम करते हुए आपका पुनः स्वागत। आप कहाँ से हैं दिनेश जी? आदरणीय आदरणीय मेरा जो गांव है वो जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, देहरादून में भी रहता हूँ। जी जी अभी अभी उत्तर पूर्व भारत के भ्रमण पे हूँ। तो जी जी आदरणीय, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छे सुझाव आप। ये आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी लगातार जो है आसाम में या ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ ज़रूरत है मोटिवेट करने की, जहाँ समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप लगातार कार्य कर रहे हैं, और 3-3 4-4 महीने तक ये घर नहीं जाते हैं। आदरणीय जी आपके बारे में बता दें। आसाम के कोई कार्यकर्ता अगर जुड़े हो तो आसाम में अभी राज्यपाल लगे हैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब। जी जी, वो हमारे गुरु हैं और हमारे ग्राम विकास के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अगर कोई भी कार्यकर्ता उनसे जाकर मिलेगा पिपलांतरी के नाम से या हमारे सहयोगी के रूप में, जी जी, निश्चित तौर पर उनको वहां से मदद मिलेगी। हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन हैं जूली अग्रवाल जी, जो लगातार समाज सेवा का काम करती हैं, अभी हाल नहीं जुड़ी हैं। रंजना जी जूली को फ़ोन लगा लें और जूली बहन जी को तुरंत जोड़ दें, तब तक हम संवाद करते हैं।
आसाम से कई बहनें जुड़ी हैं और कई भाई जुड़े हुए हैं और आपके आशीर्वाद से ये दैनिक उघाड़ कार्यक्रम में लगभग भारत के विभिन्न राज्यों से संपर्क है और जो चल रहा है। मेरे मन में एक विचार आया, मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को जरूर आमंत्रित करता हूँ। इसके पहले भारत सरकार पहले थी, सारा धन था, सारे संसाधन थे, सब कुछ था। उत्तर प्रदेश में पहले भी सारे संसाधन थे, सब कुछ था। मध्य प्रदेश में आज क्या हो गया? आज क्या हो गया कि अयोध्या के मंदिर का निर्णय नहीं होने दे रहे थे। डर लग रहा था आग लग जाएगी भारत में। 370 धारा, कश्मीर, क्या है पहले ये सारी, क्या कोई नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई अधिकार अलग दिए क्या? मैं सदन से चाहता हूँ, क्या अधिकार दिए क्या? कोई हथियार दिए क्या? कोई ऐसा कुछ दिया क्या कि जो है वो मनमोहन जी के पास नहीं थे और आज नरेंद्र भाई मोदी जी को दे दिया? क्या अखिलेश जी के, मुलायम सिंह के पास नहीं थे और जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को दे दिए? कोई ऐसा अधिकार, कोई कानून बना क्या इसके बीच में? नहीं, कुछ नहीं बना। सिर्फ बना है तो सिर्फ हमारी विचार। संतों का सानिध्य मोदी जी को मिल रहा है। आदरणीय आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने तपस्या करके उनको प्रधानमंत्री बनाया। कितनी मेहनत हुई है उस समय मुझे सब पता है, आप सब जानते हैं। तो ऐसे संतों का मार्गदर्शन, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन होना चाहिए और ये मार्गदर्शन का काम हमारी टीम करे, हर ग्राम पंचायतों में करे। जो स्वामी रामदेव जी ने किया ना मार्गदर्शन का काम, वो देश के प्रधानमंत्री जी देश को बदल दिया। देखिए, कोई सोच सकता था कि धारा 370 हटेगी? मैं वहां के सरपंचों की ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ कश्मीर, और कश्मीर के सरपंच भी मेरे आते हैं। तो मेरे गांव में सिंदूर के पेड़ है, तो मैं उनका सिंदूर का तिलक करता हूँ। तो वो नहीं, हम धर्म बदलने के थोड़ी आए हैं यहाँ। मैंने कहा धर्म बदलने तो नहीं आए हो, पर विचार बदलने का मेरा काम है। तो आज वो देखिए वहां पर सनातन धर्म की स्थापना होने जा रही है वापस, जहाँ से कश्यप ऋषि की जो तपस्या स्थली थी, धर्म का प्रचार जहां से शुरू होता था, आज वापस वहां पर धर्म की स्थापना हो रही है। ये मोदी जी का तो इसमें रोल है ही है, पर एक अच्छे कार्यकर्ता को किसने तैयार किया, कौन उस काम करने वाले कार्यकर्ता पर नजर रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग भी अपने गांव पर नजर रखिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आदरणीय दिनेश जी ने हैंडल किया है अपना। जी कोई जी संवाद आदरणीय, मुझ में जो ऊर्जा का उत्साह आदरणीय आप दोनों के माध्यम से आया है, उससे दो बिंदु ये हैं कि आने वाले समय में मुझे लगता है मुझे पिपलांतरी आना चाहिए, ये मन से आ रहा है। और दूसरा तो ये कि मैं गुवाहाटी जाऊंगा जल्दी ही संभवतः, तो वहाँ पे एक कार्यक्रम है और माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात हो उससे पहले मैं आपसे संपर्क जरूर करूंगा ताकि मुलाकात संपन्न हो सके। जी प्रणाम। जी, बहुत सुंदर। और आप आसाम में हैं तो निश्चित भेंट करिएगा माननीय राज्यपाल महोदय जी से, ताकि ये जो ही और हमारा दैनिक उघाड़, मैं तो चाहूँगा आदरणीय पालीवाल साहब से, मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे कहीं बहुत दूर हूँ। पहली बार आपसे जरूर थोड़ा सा अभी उतना, लेकिन आज जो संवाद हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम और जो चाहे वो माननीय महामहिम राज्यपाल जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उनको इस कार्यक्रम के बारे में अवश्य बताना चाहिए। जहाँ भी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हों, चाहे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे आदरणीय रामलाल जी हों, चाहे भूपेंद्र जी हों, चाहे कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर साहब हों, या विभिन्न जहां आप जाते हैं, या चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, दैनिक उघाड़ कार्यक्रम जो चल रहा है, इसको अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे, ये स्वैच्छिक रूप से चल रहा है ये कार्यक्रम, जोड़ना पड़ेगा, ये कार्यक्रम जानने देगी हमें, सरकारी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों को। जी जी बिल्कुल। ये अपन और वो कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं आपकी पहुंच है, कहीं हमारी है। जैसे आपने आसाम की बात कही, ये भाव आपके नहीं, अगर कोई अधिकारी होता वो थोड़ी कभी नहीं कहता कि आप राज्यपाल किसी जी के जाके मिल लीजिए, मैं बोल दूंगा। ये चूंकि आपके भाव हैं, विचारधारा तो ऐसे विचारधारा के यस, तो ये भाव जो है, मैं चाहूंगा कि इस दैनिक उघाड़ कार्यक्रम को एक पहचान दी जाए, और इसमें जो लगातार इसका जो रिकॉर्डिंग होती है, और लोग इसमें 1500 लोग भी जुड़ सकते हैं।
और एक कंपलसरी कर दिया जाए, अधिकारी जुड़े इसमें और जनप्रतिनिधि जुड़े। तो अगर ये योगाहार कार्यक्रम आगे बढ़ता है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम है, जब प्राइवेट स्कूल चलते थे, फिर सरकारी स्कूल को सरकारी बना लेती थी और उसको आगे चलती थी या अनुसरण भी करती थी। कई ऐसे काम हैं जिनको सरकार को अनुसरण करना चाहिए। ये देने को घर कार्यक्रम का भी अनुसरण बहुत जरूरी है। अगर आप सबके माध्यम से उचित जगह अगर एक बात पहुंचती है तो मैं आज अपील करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं। शरद ब्रह्मा जी जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए और संवाद करने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मुख्य अतिथि हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। परिचय और दीजिए आपका। आज उनसे जी आपका परिचय पहले हो जाए। जी, मैं शरद वर्मा हूँ, नर्मदापुरम से, MP, मध्य प्रदेश। नर्मदा जी के किनारे हमारा जी, मैं यहाँ से हूँ, ग्राम सोमलवाड़ा खुर्द। आज मुख्य अतिथि जी की बात बहुत मन को छू लेने वाली थी कि गांव को कैसे प्राकृतिक बनाए। आज वाकई बड़े बड़े आम देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो आम के पेड़ होते थे वो बहुत कम होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक चीजें हैं जो कम होते जा रही हैं। मैंने सदन में इन चीजों को कई बार रखा भी, और मुख्य अतिथि को बताना चाहूंगा कि जैसे दूसरे देशों की चीजें हमारे यहाँ बिकती हैं, इमली आके बिक रही है, बहुत सारे फल आके बिक रहे हैं, और उनको वहां की गवर्नमेंट ने प्राकृतिक फल के नाम से घोषित कर रखा, उसको कोई चेक नहीं करता। ऐसे ही हमारे यहाँ के जो प्राकृतिक फल हैं, बील है, आंवला है, और बहुत सारे अपने यहाँ भी 100 प्रजाति के ऐसे फल हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। तो इन्हें भी ऐसे ही लेबल मिलना चाहिए भारत सरकार से। आप लोग ही इसको दिला सकते हैं, और ये अगर ऐसे मिल जाए तो अपने यहाँ के फल भी विदेशों में जाके बिक सकते हैं।